Hello everyone. So in today's lecture, we are going to cover two topics of last lecture जो कि continuation में थे, यानी उसके full topic के 4 सब topics थे, जिसमें से 2 हमने last lecture में cover किए and rest of the 2 we will cover in today's lecture. And then after one new topic we will going to cover. Okay, so आज के दिन में हम as such 3 topics हैं वो पढ़ेंगे. 2 हैं जो कि कल के हाफ पोर्शन के बाकी हैं, यानी लास्ट लेक्चर के, एंड द नेक्स्ट द होल न्यू टॉपिक. ओके, सो लास्ट जो 2 टॉपिक हमने पढ़े थे वो क्या था एक्चुअल टॉपिक? तो वो था रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एबायोटिक फैक्टर्स है, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स वी कैन से, उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड दे के सर्वाइव कर पाते हैं. तो उसके हमने 2 पोर्शन देख लिए थे, रेगुलेशन एंड माइग्रेशन. Now today we are going to discover 2 more topics, right? So in that the third is conform. It means to adjust we can say, right? कि किस तरह से एनिमल्स है वो बदलते हुए एनवायरमेंट में एडजस्टमेंट करते हैं, सर्वाइव करते हैं. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The majority, it means 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature changes with the ambient temperature. It means most of the animals है वो obviously adjustment करते ही है, but they cannot do that adjustment like 100%, है ना. वो मेंटेन तो करने की कोशिश करती ही है उनकी बॉडी नेचुरली, बट इट डजंट मीन कि 100% मेंटेन रहेगी. यानी सपोज 37 डिग्री सेल्सियस है तो उतना ही मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द लाइफ. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सम चेंजेस मे अकर. सो ये चेंजेस किस तरह से होते हैं बॉडी टेम्परेचर में? सो अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरमेंट, जैसे कि वेदर है, बाहर का एनवायरमेंट है, डिफरेंट सीजन्स है, अकॉर्डिंग टू दैट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में वेरीज. ओके, इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंज विद दैट ऑफ द एम्बियंट वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. सेम वे, तो ये हमने जैसे कि लैंड पे रहने वाले एनिमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरमेंट बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज होता है. सो सेम वे इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, तो जैसे कि उसमें भी वाटर के अकॉर्डिंग, वाटर टेम्परेचर, वाटर सैलिनिटी, उन सब के अकॉर्डिंग क्या होता है, बॉडी के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है सेल का, वो चेंज होता रहता है इन द एक्वेटिक एनिमल्स. क्लियर? These animals and plants are simply conformers. So they're trying to adjust in the new or changeable environment, right? So we can say they are simply conformers. They can stable their body and they can stable their inner physiological environment inside the body, but in a limited range, right? वो adjust तो करते हैं but ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और exact तो बिल्कुल नहीं कर पाते. ठीक है. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms, and this is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds. Heat loss or heat gain is a function of a surface area. तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं earlier lectures में. Again, I am going to explain you that what they mean to say or what they are trying to say. सो ये क्या है? थर्मोरेगुलेशन, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, रेगुलेट करना. दैट इज नॉट अ इजी टास्क, एंड इवन दो इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो, एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एटीपी. ठीक है, तो वो मेंटेन करने में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस लगते हैं और उसके लिए एटीपी है वो यूज होते हैं. इट मीन्स द एनर्जी इज यूज्ड इन दैट काइंड ऑफ प्रोसेसेस, राइट? स्पेशली किसमें? सो स्मॉल एनिमल्स में ये प्रोसेस है वो ज़्यादा मुश्किल होती है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया है श्यूज एंड हमिंग बर्ड्स. और ऐसा क्यों होता है उनके लिए, क्यों टफ टास्क है? बिकॉज हीट गेन एंड हीट लॉस जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ अ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मीन्स व्हाट? मीन्स द बॉडी सरफेस, इट मीन्स द स्किन, द आउटर सरफेस. तो स्मॉल एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी है उसके हिसाब से सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, वाइल जबकि लार्ज एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के हिसाब से सरफेस एरिया है वो कम होता है. तो जिसमें भी सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, जैसे कि स्मॉल एनिमल्स में होता है, बॉडी के हिसाब से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उसमें ये मेंटेनेंस है इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, उसमें दिक्कतें आती. ठीक है. सो सिंस small
animals have a larger surface area relative to their volume, it means body size. They tend to lose body heat very fast. And when it is cold outside, then they have to expend much energy to generate body heat through the metabolism. So, this is the main reason why very small animals are rarely found in the polar regions. It means cold regions. ठीक है, तो छोटे एनिमल्स है वो पोलर रीजन में यानी ठंडी जगहों पे क्यों कम पाए जाते हैं? ज्यादातर बियर हैं, जैसे कि पोलर बियर हैं, भालू यानी, राइट? तो वैसे बड़े बड़े एनिमल्स ही पाए जाते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज छोटे एनिमल हैं, उनके बॉडी वॉल्यूम के हिसाब से उनका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट लॉस है वो सरफेस से ज्यादा होता है. तो ऑब्वियसली अगर हीट लॉस हो रहा है तो या तो सीधे एनिमल मर जाएगा, या तो अगर उसे एडेप्टेशन करना है, एडेप्टेशन प्रोसेस करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हीट जनरेट करने के लिए उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी उनकी बॉडी को. ठीक है, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया एटीपी है, एनर्जी है, वो यूज होती है. सो ऑब्वियसली वो थक जाएंगे, एनर्जी है वो कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से भी अल्टीमेटली दे विल नॉट सर्वाइव और दे विल डाई, राइट? तो या तो आइदर बिना एडेप्टेशन के भी वो मर जाएंगे, और अगर एडेप्ट करने की ट्राई करेंगे तो भी मर जाएंगे, क्योंकि या तो उनको इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है, वो नहीं कर पाएंगे तो सीधा मर जाएंगे. और अगर उस इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यानी हीट जनरेट करने के लिए वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, देन ऑल्सो उनकी एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, राइट? सो इन बोथ वे दे कैन नॉट सर्वाइव. दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम पोलर रीजन्स में छोटे एनिमल्स है, स्मॉल एनिमल्स है, दे विल नॉट फाउंड. ओके, तो ये फाइंड नहीं होते वहां पे. सो some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environment conditions, beyond which they simply can't form. It means what? तो अभी बहुत सारे एनिमल्स ने एडेप्ट कर लिया है, they can maintain their internal body environment, but limited range में, यानी 20-30% जितने रेशियो से वो वेरी करे तो उतना वो मेंटेन कर पाते हैं. बट सपोज 30 डिग्री टेम्परेचर से सीधा 90 डिग्री टेम्परेचर हो जाए इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, सपोज, राइट? देन दे कैन नॉट डू द मेंटेनेंस. ओनली अगर 30 में से 40 हो रहे, 50 हो रहे, 60 भी इवन मान लो, इतने तक ठीक है. ये लोग ये सारे एनिमल्स है वो नेचुरली बॉडी में चेंजेस है वो ला सकते हैं, अपने आप में एडेप्टेशन है वो एडजस्ट कर सकते हैं. बट ज्यादा वेरिएशंस हो, ज्यादा रेंज में डिस्टेंस हो, डिफरेंसेस हो, देन दे कैन नॉट डू दैट, राइट? तो ये क्या है? एक लिमिटेड रेंज में सारे एनिमल्स है वो नेचुरली सर्वाइव कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं, एडेप्ट कर पाते हैं, बट एक लिमिटेड रेंज है. उससे बाहर अगर एनवायरमेंट में चेंजेस आए, यानी कोई भी एनिमल्स है वो मान लो 30 डिग्री जैसे कि मॉडरेट एनवायरमेंट में रह रहे कहीं भी हैबिटेट में, भी वहां का टेम्परेचर है ड्यूरिंग द विंटर सपोज हो गया 30 में रह रहे, सपोज हो गया 10 डिग्री, तो 10 तक ठीक है. बट अगर मान लो हो गया -10, देन दे विल नॉट सर्वाइव नेचुरली, राइट? तो ये एक रेंज होती है सर्वाइवल की कि उतने चेंजेस है वो दे कैन टॉलरेट, बट मोर देन दैट दे कैन नॉट टॉलरेट. ओके, एंड द फोर्थ है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर के रिस्पॉन्सेस हम 4 देखने वाले थे, उसमें फोर्थ है ये लास्ट, सस्पेंड. ठीक है, नाउ इट मीन्स व्हाट? सो इट इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन. ओके, so in bacteria, fungi and lower plants, various kind of thick-walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions, and this germinate on availability of suitable environment. It means what? तो जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, स्पेशली लोअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? तो ये सारे जो भी हैं वो स्पोर्स जनरेट करते हैं. यू ऑल नो, राइट? उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्पोर्स होते हैं. तो ये आप लोगों ने बॉटनी में 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा है सारा कुछ. तो ये स्पोर्स जनरेट करते हैं, जिसमें से पूरा जैसे कि सीड, हायर प्लांट से वो कैसे सीड जनरेट करते हैं, सेम वे लोअर प्लांट से वो स्पोर्स जनरेट करते हैं, जिसमें से पूरा नया प्लांट है वो बनना है, या तो फिर फंजाई है तो वो ग्रो होती है. ठीक है, तो अभी क्या होता है? तो ये सारे लोअर प्लांट से वो स्पोर्स जब जनरेट करते हैं तो ये स्पोर होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं. ठीक है, क्यों थिक वॉल्ड होते हैं? ताकि जैसे ही वो जमीन पे गिरेंगे तो जब तक आउटर एनवायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं होता है,
तब तक ये स्पोर्स है वो जर्मिनेट नहीं होंगे, यानी उसमें से कुछ भी ग्रो नहीं होगा, ठीक है, ना ही फंजाई ना ही प्लांट, नथिंग। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तब तक ये थिक वॉल स्पोर्स है वो डोरमेंसी में रहेंगे, वी कैन से इट मीन्स दे कैन नॉट जर्मिनेट। whenever the favorable condition is there in the outer environment, then and then only their wall will be break down and ultimately the germination will take place. Okay, तो ये भी एक तरह का एडेप्टेशन होता है ये लोअर प्लांट्स वगैरह में, फंजाई वगैरह में, ठीक है, क्योंकि आउटर एनवायरमेंट सपोज फेवरेबल नहीं है, तो जो नया जर्मिनेट हुआ है पौधा या फंजाई वॉटेवर, राइट, तो वो टिक नहीं पाएगा इस बदलते एनवायरमेंट में, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो गया है सपोज कोई पौधा वगैरह, तो ठीक है वो थोड़ा बहुत झेल सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। बट अगर ये छोटे से अगर प्लांट है वो अभी जस्ट जर्मिनेट हुए हैं और आसपास का एनवायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं है, देन दे विल नॉट सर्वाइव। तो ये ऐसा ना हो वो सर्वाइव करे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, इसीलिए ये स्पोर में एडेप्टेशन होता है कि तब तक वो जर्मिनेट ही नहीं होते, उसमें से कोई भी प्लांट है वो बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। सो इन हायर प्लांट्स seeds and some other vegetative reproductive structures serves as means to tide over period of stress. Besides helping in dispersal, they germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. So higher plants में क्या होता है, उसमें स्पोर्स नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो उसमें भी सेम है, या तो सीड्स से या तो आप हायर ऑर्डर और प्लांट्स ले लो, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, तो उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं और कुछ में है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब में भी क्या होता है, इन सब ये जो भी रिप्रोडक्शन है, वेदर इट बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या एनीथिंग, ठीक है, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं, तब तक वो फंक्शन में नहीं आते हैं जब तक कि बाहर का एनवायरमेंट है, मॉइस्चर, टेम्परेचर वगैरह है वो फेवरेबल ना हो, ठीक है। जब फेवरेबल होगा तभी जाके ये जो भी ऑर्गन से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्लांट के वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि मान लो फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जैसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, क्लास प्लांट का है एंजियोस्पर्म, इट मीन्स अ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर है, राइट। फ्लावर में दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट, either both flower are different, male flower and female flower in some plants, or the same flower contains both the organ, ठीक है। तो क्या होगा, अभी फ्लावर अगर ब्लूम करेंगे यानी खिलेंगे तभी जाके उसमें से ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। तो जब तक बाहर का एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं होता है, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर आते ही नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा होगा सीजनल प्लांट्स, तो कुछ फ्लावर्स से वो ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ टाइम ही ग्रो करते हैं, यानी कुछ समर में ग्रो करते हैं, कुछ विंटर में करते हैं, कुछ स्प्रिंग में करते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उस फ्लावर को, उस प्लांट को वही एनवायरमेंट है वो सूटेबल होता है, तो तब तक वो फ्लावर नहीं आने, क्योंकि वो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अगर रिप्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली सीड्स होंगे और सीड में से नए प्लांट्स आएंगे। तो अगर बाहर का एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं है, देन दैट सीड्स विल डिस्ट्रॉय, उसमें से जर्मिनेशन है वो ठीक से नहीं होगा, एंड दैट प्लांट विल नॉट सर्वाइव। तो ये प्लांट क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए तभी जाके ये सीड्स बनने देते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तभी एक्टिवेट होते हैं, मैच्योर होते हैं, जब बाहर का एनवायरमेंट है वो फेवरेबल हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एडेप्टेशन। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी। तो ये सीड जो बन जाते हैं वो फिर जर्मिनेट किस तरह से नहीं होते हैं, तो ये सीड बने हुए तो है पर वो क्या करते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। जब तक एनवायरमेंट है वो फेवरेबल ना हो तब तक वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, क्लियर, जिसे बोलते हैं हम डोरमेंसी। इन एनिमल्स तो organisms if unable to migrate might avoid the stress by escaping in time। तो अगर एनिमल्स को भी अनफेवरेबल सपोज एनवायरमेंट हो गया है तो आइदर दे विल माइग्रेट, राइट, यानी कुछ महीनों तक वो कहीं चले जाएंगे, बट सपोज दे आर नॉट एबल टू माइग्रेट, यानी वो बाहर जाने के लिए एबल नहीं है, ठीक है, रीजन चाहे कोई भी हो, तो क्या करेंगे वो बचने के लिए, तो उनमें एक एडेप्टेशन होता है कि दे विल डू द फिनोमेनन कॉल्ड एस्केपिंग। अभी कैसे बचते हैं, सो यू हर्ड द hibernation, right, and estivation. So you all know this winter sleep and summer sleep,
है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर 3 में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में. यू कैन रेफर दैट लेक्चर इफ यू वांट द डिटेल ऑफ दैट, राइट. सो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, जो कि समर स्लीप विंटर स्लीप होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो एनिमल्स है वो माइग्रेट नहीं कर पाते, वो रहेंगे तो उसी जगह पे, बट दे विल फाइंड द एस्केपिंग प्रोसेस. तो जैसे कि द फैमिलियर केस ऑफ बियर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केपिंग टाइम. यानी जब बाहर ठंड होती है तब पोलर बियर क्या करते हैं, हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप, तो कहीं पे इनएक्टिव होके सोते रहते हैं, यानी 2-3 मंथ्स तक वो बिल्कुल भी चलते नहीं है, कुछ खाते पीते नहीं है, कुछ करते नहीं है काम, बस लेटे रहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यानी एनर्जी है वो यूज नहीं होगी, उसकी फैट है वो यूज नहीं होगी. सो दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ, जैसे कि सीड में डोरमेंसी होती है, सेम ये एनिमल्स है वो कुछ महीनों तक ये ऐसी विंटर स्लीप है, समर स्लीप है, ऐसा एस्केपिंग एक प्रोसेस है वो यूज करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू माइग्रेट. ठीक है. सेम सम स्नेल्स एंड फिश गो इनटू अ एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि हीट एंड डेसिकेशन. तो अगर हीट ज्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर का, तो उससे बचने के लिए कि कुछ, और फिर या तो पानी सूख जाता है सपोज, ठीक है, ज्यादा गर्मी की वजह से, तो ऑब्वियसली मर जाएंगे फिश वगैरह है या फिर एक्वेटिक एनिमल्स है. तो स्नेल एंड फिश में कुछ में ये एक एडेप्टेशन होता है कि दे विल डू द एस्टिवेशन, इट मीन्स समर स्लीप जिसे बोलते हैं. तो पूरा इनएक्टिव हो जाता है, जैसे कि हमें ऐसा ही लगेगा कि वो मर गए, बट दे विल नॉट, राइट. सांसें चलती हैं उनकी, ऑब्वियसली बॉडी है वो लिस्ट एक्टिविटी करता है उनका, तो ये प्रोसेस इंटरनल चालू ही होती है बॉडी की, यानी हार्ट लंग्स वगैरह सब चालू ही होता है, बट दे विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. तो यानी ये स्टोर करते हैं अपना फूड वगैरह, फैट वगैरह जो भी उन्होंने ले रखा होता है बॉडी में. ठीक है. सो दिस इज काइंड ऑफ एडेप्टेशंस. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development. तो इसके बारे में भी हम लोग लेक्चर 3 में डिस्कस कर चुके हैं कि सेम वे जूप्लैंक्टन भी क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तब वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है. यानी जिसे डायपोज बोलते हैं कि वो बिल्कुल ही स्टेबल रहेंगे, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे वो मतलब सर्वाइव ही नहीं कर रहे, बट दे डू, राइट. तो इस तरह से ये सारे एनिमल्स वगैरह में एक एडेप्टेशन प्रोसेस होती है अपनी अपनी, टू कॉप अप विद द चेंजेबल एनवायरमेंट एंड टू सर्वाइव. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक, जिसके हमने 4 सब टॉपिक पढ़े. ठीक है. रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, तो उसके ये 4 पॉइंट्स से सब टॉपिक्स है वो इधर खत्म हो गए. नाउ वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, विच इज एडेप्टेशंस. Okay, so while considering the various alternative available to organisms for coping with extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment while others do so behaviorally. So it means बाहर के एनवायरमेंट से बचने के लिए, उसमें एडप्ट होने के लिए कुछ है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं बॉडी में, तो कुछ है वो बिहेवियर चेंज करते हैं अपना अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट. ठीक है. दिस रिस्पॉन्सेस आर ऑल्सो एक्चुअली देयर एडेप्टेशंस. सो वी कैन से दैट एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट enables the organism to survive and reproduce in its habitat. So they will do the changes, it means adaptations we can say, by morphological, physiological and behavior. ठीक है. तो ये सारे changes ultimately करके वो adapt ही होते हैं अपने environment से, and after the adaptation obviously they are doing this because of survival and reproduction. ठीक है. तो खुद भी बचे रहे और उनकी नई जनरेशंस भी आए, तो उसके लिए वो ट्राई करते हैं एडेप्ट होने की. एंड एडेप्टेशन है वो बहुत तरह के होते हैं. कुछ है वो अपने बॉडी के इंटरनल सिस्टम में, इंटरनल रिएक्शंस में, उनमें चेंजेस लाते हैं. ठीक है. कुछ है वो क्या करते हैं, बिहेवियर चेंजेस होते हैं, यानी माइग्रेट करना या तो फिर एस्टिवेशन और हाइबरनेशन जिसे हम बोलते हैं. ठीक है. समर स्लीप, विंटर स्लीप. और कुछ है वो क्या करते हैं, अपने घरों को बनाने का तरीका वगैरह चेंज कर देते हैं. राइट. तो इस तरह से सारे ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के एडेप्टेशंस होते हैं. बट अल्टीमेटली व्हाई दे ऑल डूइंग एडेप्टेशन? सो बिकॉज ऑफ सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन. ठीक है. सो नेक्स्ट आगे बात करते हैं एडेप्टेशन में
Many adaptations have evolved over a long period of time. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारे जो भी चेंजेस आए इन सब एनिमल्स में, तो वो ऐसे ही ओवरनाइट तो नहीं आ गई, इट विल टेक टाइम्स, राइट। तो कुछ बहुत सालों के बाद ये धीरे धीरे ये प्रोसेस है उन लोगों ने नेचुरली डेवलप की है सारे एनिमल्स में, कि जिस तरह से वो सर्वाइव कर पाए। एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड, एंड जैसे कि ये जीन्स में चेंजेस आते रहे और वो फिर परमानेंट हो गए चेंजेस, यानी जेनेटिकली फिक्स्ड हो गई ये प्रॉब्लम है वो, जो कि शुरू में थे। अभी ये जो नई जनरेशन सारी उन सब ऑर्गेनिजम्स की, सारे लिविंग बींग्स की, तो उसमें ये चेंजेस है वो फिक्स्ड हो गए। जैसे कि ओब्वियसली हम भी पहले के जो ह्यूमंस थे, आदि मानव जिसे बोलते हैं, राइट, उसमें कुछ भी तरह के नॉलेजेस नहीं थे, सेंसेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और उसको कंपेयर करोगे अगर आप आज के ह्यूमन बींग्स के साथ, देन सो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द टाइम चेंजेस आए हैं, इवॉल्व हुए हैं हम। तो इवॉल्व होना मीन्स व्हाट, जेनेटिकली चेंज हुए हैं हम, राइट, हमारे जीन्स में चेंजेस आए हैं बाय द टाइम। और ऑब्वियसली जेनेटिक चेंजेस है तो वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं वो, राइट। सो अब हम इस एडेप्टेशन प्रोसेस को विद द एग्जांपल्स पढ़ेंगे इस टॉपिक में, जिसमें से कुछ टॉपिक्स है वो एग्जांपल्स है वो ऐसे आएंगे जो कि हम ड्यूरिंग दिस 13th चैप्टर पहले से हम कुछ एग्जांपल्स है वो कहीं ना कहीं थियोरी में एक्सप्लेन कर दिए हुए होते हैं। तो उस एग्जाम्पल को हम ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपको थियोरेटिकली अगर क्वेश्चन लिखना पड़े, एडेप्टेशन पूछा जाए कहीं एग्जाम में, तो आपको किस तरह से एग्जाम्पल्स है वो, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो मेंशन करने हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज वाई। तो मैं आपको बता दूंगी कि जो भी हमने एग्जाम्पल्स है वो पढ़े होंगे तो मैं आपको ज्यादा डिस्कस करके अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस एडेप्टेशन प्रोसेस। तो ये बात की हमने इंट्रोडक्शन की एडेप्टेशन की, अब हम विद द एग्जाम्पल्स देखते हैं सारे, ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। In the absence of an external source of water, the kangaroo rat in North American deserts is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation. तो यानी जो डेजर्ट में कांगारू रेट पाया जाता है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, तो ऑब्वियसली डेजर्ट है तो पानी नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन है वो बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बाय प्रोडक्ट होती है वाटर मॉलिक्यूल, तो यानी वाटर है वो उसके बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा। तो यानी बाहर से अगर पानी नहीं मिल रहा है तो ये कांगारू रेट है वो क्या करता है, अपने केमिकल चेंजेस करता है बॉडी में, यानी फैट ऑक्सीडेशन है वो बढ़ा देता है। अनदर थिंग, दूसरा एडेप्टेशन उसमें क्या होता है, इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज है कि वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट भी कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस है वो बहुत ही कम होगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है सिर्फ वही बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होंगे, ठीक है, उसमें पानी है वो कम होगा। सो दिस टू एडेप्टेशंस इज इन कांगारू रेट टू मीट देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेनी डेजर्ट प्लांट्स। तो ये हमने बात की एनिमल में कांगारू रेट की। अभी डेजर्ट में जो प्लांट्स है उसमें क्या एडेप्टेशन होते हैं तो ये आपको पता ही, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। सो दे हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस एंड हैव देयर स्टोमाटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपीरेशन। तो आपको पता है प्लांट में ये ड्यूरिंग द डे टाइम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है, यानी लीफ में से उसकी सरफेस पे जो स्टोमाटा प्रेजेंट होती है, यानी ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग्स जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं लीफ में, तो उसके थ्रू थोड़ा वाटर लॉस होता रहता है, ठीक है। तो ये ना हो, क्योंकि डेजर्ट में प्लांट एक तो वैसे भी उनको पानी नहीं मिल रहा, उसमें से अगर ये लॉस भी हो ज्यादा गर्मी की वजह से, दे विल नॉट अफोर्ड इट। तो क्या करते हैं वो अपने स्टोमाटा के ऊपर एक लीफ पे क्यूटिकल का लेयर बना देते हैं, और स्टोमाटा है वो अंदर डीप पिट्स में रह जाते हैं। इसका मतलब अभी ये पोर्स है उनके, जो ओपनिंग है स्टोमाटा है, इट मीन्स वो बाहर नहीं है खुले में, यानी वाटर का लॉस है वो नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, तो अगर स्टोमाटा मान लो ऊपर क्यूटिकल, ऊपर स्टोमाटा है उसके ऊपर क्यूटिकल का अगर लेयर है, देन ये स्टोमाटा है वो CO2 कैसे गेन करेंगे। अल्टीमेटली स्टोमाटा का फंक्शन ही यही होता है, गैसियस मॉलिक्यूल का एक्सचेंज, यानी हवा में से वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब करते हैं, तभी जाके तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, राइट, क्योंकि CO2 तो चाहिए। तो अभी स्टोमाटा है वो बंद हो गए हैं, ठीक है, डीप पिट्स में है, तो अभी ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की कैसे होगी। सो उन प्लांट्स में दूसरा एडेप्टेशन ये होता है, दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे जिसे बोलते हैं CAM, यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इधर नाम लिखा है, ठीक है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म।
तो एक दूसरा CM पाथवे है जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं एंड दे enables the stomata to remain closed during the daytime. तो उसकी वजह से अगर स्टोमाटा डे टाइम में भी क्लोज रहे देन कोई दिक्कत नहीं आती है. ठीक है. दूसरा, सम अदर डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनिया हैव नो लीव्स एंड दे आर रिड्यूस यानी कन्वर्टेड टू अ स्पाइन. तो उसमें लीव्स नहीं होते. तो मोस्ट ऑफ ज्यादातर ऐसी प्लांट सिस्टम होती है डेजर्ट में जिसमें लीव से बहुत ही कम होते हैं. ठीक है. मोस्टली स्पाइन्स होते हैं. क्यों? एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम. तो अभी लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो स्टेम है वो करते हैं. उसमें स्टेम्स है वो ग्रीन होते हैं. ठीक है. तो ये भी एक एडेप्टेशन है डेजर्ट प्लांट का. तो इस तरह से डेजर्ट में प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी एडेप्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द वाटर अवेबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की. मैमल्स from colder climates generally have shorter ear and limbs to minimize heat loss and this is called the Allen's rule. तो जो कोल्डर रीजन में क्लाइमेट में मैमल्स रहते हैं उसमें एक ही एडेप्टेशन होता है. उसके लिम्स एंड ईयर ये दोनों शॉर्ट होते हैं यानी छोटे कान होते हैं और छोटे हाथ पैर होते हैं. ठीक है. ऐसा क्यों? तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा. ईयर है तो ओपनिंग है तो उसमें से यानी वाटर लॉस है वो ना हो और हीट लॉस से खास करके ना हो, इसीलिए ये शॉर्ट होते हैं. तो ये एलन्स रूल जिसको बोला जाता है, एमसीक्यू के लिए याद रखना है. और ये एलन्स रूल हमने लेक्चर 3 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी उसके बारे में. ठीक है. यू सपोज टू नो दैट राइट, क्योंकि वो लेक्चर खत्म हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है. इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सेल्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन that acts as an insulator and reduces loss of body heat. तो दूसरे, अगर हम ठंडी जगहों में एक्वेटिक सी एनिमल्स जो हैं और जहां पे पानी बहुत ही ठंडा है तो वो लोग कैसे इस ठंडे पानी को एडप्ट करते हैं, उसमें कैसे सर्वाइव कर पाते हैं. तो उसमें क्या होता है, जिसके एग्जाम्पल इधर हमने लिया है सील का. ठीक है. इट इज अ मैमल, जैसे कि वेल है, लगती मतलब फिश जैसी है बट इट इज अ मैमल. सेम वे सील इज ऑल्सो मैमल. तो क्या होता है, उसका बॉडी जो है उसमें स्किन के अंदर एक फैट का बहुत ही मोटा सा थिक सा लेयर होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर. यानी जो थर्मोस फ्लास्क जो हम यूज करते हैं उसमें कैसे एक इनर कोटिंग होता है जो कि एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह. तो अगर आप ठंडा पानी भरोगे तो वो गर्म नहीं होगा और गर्म चीजें भरोगे तो वो ठंडी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि एक इंसुलेटर है वो बैरियर की तरह काम करता है. तो बाहर की हीट गेन भी नहीं करता है और अंदर से हीट लॉस भी नहीं होने देता है. तो यानी अंदर का एनवायरमेंट जैसा है वैसा ही रहेगा, बाहर के वेदर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो सेम वे ये सील भी इसीलिए बची रहती है ठंडे पानी में क्योंकि उसके बॉडी में ये फैट का जो लेयर होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है. यानी बॉडी के अंदर की हीट है उसे बाहर लॉस नहीं होने देता है. सो ऑब्वियसली इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा सो दे कैन सर्वाइव. राइट. नाउ सम ऑर्गेनिजम्स possesses adaptations that are physiological and which allow them to respond quickly to a stressful situation. तो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में और जो कि मदद करते हैं क्विकली एडजस्टमेंट में. ठीक है. सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो एट एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस यानी मोर देन 3500 मीटर, जैसे कि लाइक प्लेसेस है रोहतंग पास नियर मनाली एंड द ले. तो आपने कहीं आप में से बहुत सारे गए भी होंगे ऐसी जगहों पे. मनाली है, लेह लद्दाख है. ठीक है. तो ये सारे कैसे हाई अल्टीट्यूड प्लेसेस है हिमालयन रीजन के रेंज के. तो वहां पे पर्वतों पे ज्यादा ऊंचाई पे क्या होता है, अ पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड सिकनेस. तो जैसे ही आप ऊंचाई पे चढ़ाई करोगे कहीं पे भी तो अल्टीट्यूड सिकनेस होती है. तो उसके सिम्टम्स क्या है, जैसे कि इट इंक्लूड्स नोजिया, फटीग, फिर हार्ट पल्पिटेशंस. तो यानी वॉमिटिंग होती है. ठीक है. फिर चक्कर आना, राइट, फटीग जिसे हम बोलते हैं. दूसरा है हार्ट बीट से उसके रेट है वो फास्ट हो जाते हैं, यानी हार्ट का धबकना जिसे हम बोलते हैं रेट, राइट, वो स्पीडी हो जाता है ना. तो कहीं पे आप चढ़ान करते हो, अगर स्ट्रेस चढ़ते हो कहीं पर्वतों पे तो हार्ट बीट है वो फास्टर हो जाती है. राइट. सो दिस आर ऑल सिम्टम्स ऑफ अल्टीट्यूड सिकनेस. एंड ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज in the low atmospheric pressure of high altitudes, the body does not get enough oxygen. But gradually a person get acclimatized and stop experiencing altitude sickness.
तो शुरू में ये दिक्कतें आती है, बट धीरे धीरे जो पर्सन है वो एडेप्ट हो जाता है। तो ये एडेप्ट कैसे हो गया अचानक से? तो उनकी बॉडी में ऑब्वियसली क्या कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए होंगे। किस तरह के चेंजेस? सो द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसी, इट मीन्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, और डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। तो ये बॉडी कैसे एडजस्ट करता है? जैसे कि शुरू में तो सिकनेस फील होती है, बट सडन फिर सारा नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये नॉर्मलाइज क्यों हो गया? क्योंकि हमारे बॉडी ने रिएक्शन है वो चेंज कर दी, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है इंटरनल वो चेंज कर दी। तो कौन कौन से चेंजेस? 3 एग्जांपल है। एक तो आरबीसी प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, दूसरा हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम हो जाती है, एंड द थर्ड द ब्रीदिंग रेट, यानी सपोज 1 मिनट में हम 70 टाइम्स ब्रीद कर रहे हैं, देन वो 1 मिनट में हम सपोज 100 टाइम्स ब्रीद करने लगेंगे, यानी सांस फूल जाना है ना। तो कहीं पे आप चढ़ाई की होगी कभी आपने पर्वतों पे, तो सांसें फूल जाती, या फिर ज्यादा आप रन करोगे दौड़ोगे, राइट, तो भी सांसें है वो फूल जाती है हमारी। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, हमारे लंग्स है वो ज्यादा ब्रीदिंग करने लगते हैं, यानी ज्यादा ऑक्सीजन है वो आने लगे अंदर बॉडी में, और ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो सेम वे हाई एल्टीट्यूड पे भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टेशन, वी कैन से फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। एंड ये एक पॉइंट है, तो दैट इज वाई मेनी ट्राइब्स, यानी जो पहाड़ी लोग हैं पर्वतों पे रहते हैं, सो मेनी ट्राइब्स लिव्स इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयास नॉर्मली हैव अ हायर आरबीसी काउंट देन पीपल लिविंग इन द प्लेन्स, यानी हम जो कि प्लेन्स में रहते हैं उसके आरबीसी काउंट की कंपैरिजन में जो भी पहाड़ों पे रहते हैं लोग, उनके आरबीसी काउंट है वो ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ओबीसी उनकी एक्टिविटी है वो पहाड़ों पे है जहाँ पे ऑक्सीजन वैसे ही कम रहता है, तो उसकी बॉडी है वो इस तरह के एडेप्टेशन है वो करती है। ठीक है, दैट इज वाई। सो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन मोस्ट एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज, जैसे कि ह्यूमन में होता है 37 डिग्री। तो भी सारे जो भी लिविंग बींग है उसकी एक रेंज है, ऑप्टिमल रेंज होती है। ठीक है, जहां पे वो उस टेम्परेचर में मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो जैसे कि हम ह्यूमन बींग से उनका बॉडी मैक्सिमम वर्क करता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, ये मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन होती है हमारे बॉडी की, जबकि इंटरनल एनवायरमेंट कितना हो 37 डिग्री सेल्सियस, उससे बढ़ जाए या कम हो जाए देन अनइजीनेस फील होने लगता है हमें। ठीक है, बट देर आर सम माइक्रोब्स, जैसे कि एग्जांपल है आर्कीबैक्टीरिया, that flourish in hot springs and deep sea hydrothermal vents where temperature exceeded 100 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इन्वायरमेंट में भी इजीली सर्वाइव करते हैं, इजीली ग्रूम करते हैं, इजीली फ्लोरिश करते हैं। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल हमने लिखा है आर्कीबैक्टीरिया, जो कि एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ लार्ज वेराइटी ऑफ मराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश live at great depth in the ocean where a pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience। तो जो कि डीप सी में जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिश है वगैरह वो रहते हैं, तो वहां पे प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा होता है, यानी 100 टाइम्स मोर होता है, जो कि अर्थ पे नॉर्मली हम प्रेशर फील करते हैं उससे 100 टाइम्स मोर होता है। स्टिल दे कैन सर्वाइव, उनकी बॉडी है वो ना ही दब जाती है, ना ही उनके सेल्स हैं वो बस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो बिकॉज उनमें एक तरह का एडेप्टेशन होता है उस एनवायरमेंट में जिंदा रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सम ऑर्गेनिजम्स शो बिहेवियर रिस्पॉन्स टू कोप अप विद द वेरिएशन इन देयर एनवायरमेंट, जैसे कि एग्जांपल है डेजर्ट लिजर्ड्स। तो ये डेजर्ट लिजर्ड हैं, उसमें मेमल्स की तरह टेम्परेचर मेंटेनेंस का कोई एडोप्टेशन नहीं होता है उनके बॉडी में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बिहेवियर चेंजेस करते हैं। कैसे? तो वो क्या करते हैं कि दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन, यानी उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए नॉर्मल से, ठीक है, यानी ठंडा हो जाए, तो उसको वापस नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, तो सन में धूप में खुलने में जाके वहां पे खड़े रह जाएंगे, यानी ओबियसली सन की लाइट की वजह से, धूप की वजह से उनका बॉडी है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मान लो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया, यानी गर्म हो गया जितना कि उन्हें चाहिए था, तो फिर क्या करेंगे, ये वापस से ये लिजर्ड है वो शेड में आ जाएंगे। ठीक है,
सो दे मूव इनटू शेड व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, यानी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो जब बढ़ जाएगा तब वो वापस शेड में आ जाएंगे। तो एक बिहेवियर चेंज है, क्योंकि वो कुछ रिएक्शन से अपने बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस की एडेप्टेशन नहीं होती है लिजर्ड में, ठीक है, डेजर्ट लिजर्ड में, तो वो अपना बिहेवियर कुछ चेंज कर लेते हैं। सेम वे अनदर एग्जांपल है, सम स्पीसीज आर केपेबल ऑफ बोरोइंग इनटू द सोइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। तो कुछ एनिमल्स है वो अपना घर है वो जमीन के अंदर बनाते हैं, यानी जिसे हम बोरोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि अंदर की जमीन है वो ज्यादा ठंडी होती है, थोड़ी मिट्टी है वो ठंडी होती है, तो बाहर की धूप से बचे रहते हैं, बाहर की गर्मी की, ग्राउंड की गर्मी से बचे रहते हैं। तो ये भी एक बिहेवियर चेंजेस है, क्योंकि उनकी बॉडी है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं, यानी केमिकल रिएक्शन में चेंज होना या तो फिर कुछ बॉडी ऑर्गन्स में चेंज होना, ये नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अपने उन्होंने सीख लिया है ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, अपने बिहेवियर में चेंजेस करके एडेप्ट कर लेते हैं इस चेंजेबल एनवायरमेंट से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडेप्टेशन। तो अगर आपको ये टॉपिक पूछा जाए, सो अकॉर्डिंग टू द मार्क आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके ये प्रोसेस पूरी समझा देनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल। In next lecture, we are going to discuss few more new topics. Thank you.